क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33.4 का एग्जाम्पल नंबर 16 है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ टाइम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। ठीक है, तो आप देखो 4 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हो एक टाइम पर। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना। क्या करना? सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? उसके लिए अब देखो 4 कार्ड निकाल रहे हो, टोटल पैक में 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 4 कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 52C4। ठीक है, तो उसी चीज को बस लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज in which 4 cards can be drawn from 52 cards is 52C4। ठीक है, therefore total number of elementary events which is equal to 52C4, that is number of elements in S will be 52C4। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि हम गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। तो हमारे पास सूट कितने होते हैं? एक होता है स्पेड, क्लब, ये ब्लैक कार्ड्स के सूट हो गए, और रेड्स के होते हैं हर्ट और डायमंड। ठीक है, ये रेड के हो गए। तो ये कह रहा है कि जो चारों कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो सेम सूट से करें। मतलब या तो चारों कार्ड यहाँ से आएंगे, या तो चारों कार्ड यहाँ से आएंगे, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, ये कह रहा है। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि हमें लगाना तो एडिशन थ्योरम ही है। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे इसका यही यूज कर रहे हैं। एक तो तरीका हो सकता था कि आप रैंडमली सोच लो कि अभी आपको फील होगा, ठीक है, वो मैं वहीं पे बताऊंगा। अभी बता दिया ना तो फिर तो जो हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगाना एडिशन थ्योरम है। तो हम क्या करते हैं, इवेंट ले लेते हैं, लेट A to be the drawn card is spade। B को ले लो, B को आप ले लो, the drawn cards are club। C को ले लो, the drawn cards are hurt। और D को ले लो, the drawn cards are diamond। ठीक है, ठीक है। अब ना जो ये तीनों इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि वो कार्ड स्पेड का भी हो और वो कार्ड क्लब का भी हो।
दोनों में से एक ही टाइप का होगा ना, या तो स्पेड का होगा या तो क्लब का होगा, तो आपस में इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं। तो इसलिए सारे जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हम 4 कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं वो स्पेड के हैं, तो टोटल स्पेड के कितने होते हैं 13। 13 में से आप 4 निकाल लो 13c4, और ओवरऑल 52 में से 4 निकाल रहे हो तो 52c4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब द 4 कार्ड्स आर ड्रॉन आर क्लब, तो अब टोटल क्लब कितने होते हैं 13। 13 में से 4 निकालो तो 13c4, और ओवरऑल 52 में से 4 निकालो तो 152c4। फिर सी की प्रोबेबिलिटी सेम, 13 में से 4 निकालो तो 13c4 अपॉन में 52c4। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विल बी रिमेन सेम, 13c4 अपॉन में 52c4। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हेंस required probability will be the probability of A union B union C union D, ठीक है। इन तीनों का यूनियन हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन आया था कि वो जो 4 कार्ड्स है वो स्पेड के ही आ रहे हैं या क्लब के ही आ रहे हैं, बोला था सेम सूट से, ठीक है। कि सेम सूट से आएंगे, तो हो सकता है कि इन चारों में से किसी में भी आ सकते हैं। अब देखो और है ना, चांसेस है और, ठीक है। और का मतलब यूनियन, तो इसलिए हमने इनका यूनियन कर लिया। क्योंकि ये सारे इवेंट जो डिसजॉइंट है, इसलिए जो इनका प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगा वो सिंपली यही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब हम ना क्योंकि पूरा नहीं लिख रहे हैं सो दैट कि वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और एट द एंड वो 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सिंपली लिख दिया, और सिंपली ये हो जाएगा 13c4 अपॉन में 52c4, 13c4 अपॉन में 52c4, 13c4 अपॉन में 52c4, 13c4 अपॉन में 52c4। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 13c4 अपॉन में 52c4। जिसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 17। एन इंटीजर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर्स ranging from 1 to 50. What is the probability that the integer chosen is a multiple of 2, 3 और 10? ठीक है, मतलब बेसिकली एक डब्बा है जिसमें 1 से लेके 50 तक नंबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अब बताओ कि जो हम नंबर चुने उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 और 3 और 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है। कि जो हम नंबर चुने इट इज द मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10। अब देखो और है बीच में, मतलब 2 का भी चल सकता है, 3 का भी चल सकता है, 10 का भी चल सकता है, तो तीनों में से कोई सा भी होगा वो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो बीच में और आ रहा है, और आ रहा है मतलब हमें क्या अप्लाई करना है, एडिशन थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है भैया, पहला तो हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो हमें एक नंबर चुनना है, टोटल नंबर कितने हैं 50। तो क्या बनेगा, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वन नंबर कैन बी chosen from 50 numbers is 50c1, that is कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट 50, 50c1 क्या होता है 50 होता है, तो सैंपल स्पेस में हो गया 50। अब देखो हमें लगाना तो एडिशन थ्योरम है, तो हम पहले इवेंट्स कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर A to B,
ए को हम क्या करेंगे, गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2। बी को लेंगे गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, और सी को ले लेते हैं गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो एक नंबर हमने ए इवेंट लिया जिसके मल्टीपल्स 2 हैं, बी इवेंट वो इवेंट लिया है जिसके मल्टीपल 3 है, और सी को हमने वो इवेंट लिया है जिसके मल्टीपल 10 है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो हम कैसे पता करें कि कितने मतलब इस 1 से लेके 50 में कितने नंबर हैं जो जिसका मल्टीपल 2 है। तो कुछ नहीं करना है, आप देखो, आपको जब भी पूछा हो मल्टीपल और डिविजिबल दोनों सेम बात ही होती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों के बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन टाइप, मतलब आप दोनों को, अगर हम कह रहे हैं 4 का 2 मल्टीपल है तो पक्का ये 2 4 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट, कुछ नहीं करना, टोटल नंबर कितने हैं 50 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ गया 25। तो 1 से लेके 50 के बीच में कितने नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल है, 25 नंबर है, तो हो गया 25/50। ठीक है, और ध्यान रखना, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये पहले आप सोचो। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, आप देखो मल्टीपल 2 वाले तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट हमारा टारगेट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब क्या, गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो कैसे पता करें कि 1 से लेके 50 में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, कुछ नहीं करो, आप 50 को 3 से डिवाइड कर दो। तो 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इट विल बी 1। ठीक है, देखो 2 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1 3 2 0, तो फिर 6 से दोगे, बिल्कुल 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्या होगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, बट क्योंकि हम यहाँ पे इन पॉइंट्स वाले काउंट नहीं करते, जो पॉइंट से पहले वही हम लेंगे, तो 16 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इट इज 16/50। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अब पता करो कितने नंबर है 1 से 50 के बीच में जिसका मल्टीपल 10 है। तो कुछ नहीं करो, 50 को 10 से डिवाइड कर दो, 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 5, तो ये हो गया 5/50। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब ये सोचो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब वे सारे नंबर जो कि 2 और 3 के मल्टीपल, मतलब एलसीएम ले लो आप इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे नंबर आएंगे जो कि 6 के मल्टीपल है, जो कि 6 के मल्टीपल है। तो आपको 6 के मल्टीपल्स वाले नंबर फाइंड आउट करने हैं।
अरे खुद भी सोचो ना आप, ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो सारे नंबर जो कि 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो। अब जैसे उसमें 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 जो है वो 3 का मल्टीपल तो है, बट इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो इससे 3 नहीं आएगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं, ट्रिक होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता है। तो अब बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी में जिस वे सारे नंबर जो कि मल्टीपल हो 6 के, 1 से 50 के बीच में। और उसका क्या ट्रिक होता है कि आप 50 को 6 से डिवाइड कर दो। 50 को 6 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल हैपन, तो ये कैंसिल हो जाएगा 25/3। तो 25/3 मतलब 8 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी 8/50। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मतलब वे सारे नंबर्स जो कि क्या, आप एलसीएम ले लो 2 और 10 का। 2 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 10 का एलसीएम, अब देखो यहाँ पर देखो ये है 2,10, 2 से डिवाइड करोगे 1,5, एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, वही सारे नंबर जो कि 10 से डिविजिबल है, जो कि 5 है, तो इट विल बी 5/50। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, अब वे सारे नंबर जो कि 30 से डिविजिबल हो। तो 30 से डिविजिबल कितने नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर होगा जो कि 30 से डिविजिबल हो, दैट इज 30। ठीक है, तो इट विल बी 1/50। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब वे सारे नंबर्स, अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो इट विल बी अगेन सा 30। ठीक है, एलसीएम 30 आएगा, और वैसा हमारे पास एक ही नंबर है, तो वो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/50। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 25/50, बी की प्रोबेबिलिटी है 16/50, सी की प्रोबेबिलिटी है 5/50 इंटरसेक्शन -8/50 -5/50 -1/50 प्लस में 1/50। ये और ये कैंसर, ये और ये कैंसर, तो इट विल बी 25/50 प्लस 8/50, तो इट विल बी 33/50 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। In a essay competition, the odds in favor of a competitors A, B, P, Q, R, S are 1:2, 1:3, 1:4, and 1:5. Relatively find the probability that one of them wins the competition. ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे odds in favor दिया हुआ है, तो odds in favor का क्या फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट के लिए, तो odds in favor का फॉर्मूला होता है फॉर एनी इवेंट ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक है, अब एक मतलब लेट अस अज्यूम कि ऐसे कंपटीशन हुआ है जिसमें 4 लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, उनका नाम PQRS है। ठीक है, उसके हमने ऑड्स इन फेवर दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ सैंपल स्पेस की तो हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बाकी कुछ बता नहीं रखा है, सिर्फ ऑड्स इन फेवर दे रखा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिया, तो हम सीधे इवेंट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर ए
event that competitors P wins। इसी तरह से B को ले लो, event that competitors Q wins। C is equal to event that competitors R wins। D is equal to event that competitors S wins। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एट द एंड हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस द कंपटीशन, कि मतलब इन चारों में से एक जीत जाए। ठीक है, इन चारों में से एक जीत जाए, तो हम इनका यूनियन कर लेंगे। अगर हमने इनका यूनियन करा तो इन चारों में से कम एक तो जीत ही जाएगा। ठीक है, तो हमसे बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इनका यूनियन, प्रोबेबिलिटी दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विंस द कॉम्पिटिशन। मतलब पार्टिकुलरली नहीं बताया कि ए जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, या फिर बी जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं बताया है। ठीक है, एक जीतेगा, अब कंपटीशन हो रहा है तो ऑब्वियस बात है एक तो बंदा जीतेगा ही। तो अब देखो एक जीतने के तो वो हो सकता है ए भी जीत जाए, बी भी जीत जाए, सी भी जीत जाए और डी भी जीत जाए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, और आ रहा है, ए विंस और बी विंस और सी विंस और इवन डी विंस। ठीक है, तो जब और आ गया तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, उनका यूनियन। ठीक है, तो अब आप देखो, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। अब आप पर्टिकुलरली नोटिस करो तो ये चारों इवेंट साथ में कभी नहीं हो सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पी भी जीत जाए और क्यू भी जीत जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारे जो इवेंट्स हैं वो डिसजॉइंट इवेंट है। तो अगर ये सारे मतलब डिसजॉइंट, या फिर कह सकते हैं कि ये सारे जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अगर ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इन दैट केस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, मतलब उनका जो यूनियन होता है वो क्या, वो सिंपली उनके प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर आ जाता है। मतलब इट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यही बनकर आ जाता है। तो बेसिकली अब हमें फाइंड करना है इनके प्रोबेबिलिटीज। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, द ऑड्स। तो हमें इसको बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है कि द ऑड्स इन फेवर ऑफ कंपिटिटर्स पी क्यू आर दिस। ठीक है, मतलब ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जीतने की। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, 1/, ठीक है। अब देखो ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, तो मतलब इस ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए दे रखा है, क्या हो जाएगा, दैट इज विल बी 1/2 और विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार।
ठीक है। इन दैट वे आप जब सॉल्व कर लोगे तो जब आप, चलो मैं यहाँ पे कर कर दिखाता हूँ। अब देखो हमें दिया हुआ है, मान देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। अब आप इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होता है, अगर आपको पता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या निकल कर आता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। तो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1/3। तो बेसिकली क्या हुआ, रेशियो था 1/2, हमें फेवर में निकालना था। तो इट इज एम, इट इज एन। तो एम अपॉन में एम प्लस एन, मतलब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे में ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे यही करेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो वह क्या हो जाएगा, ऊपर में है रेशियो है 1/3। ठीक है, तो ऊपर एज इट इज, नीचे में ऊपर वाला ऐड कर दो तो 4। इसी तरह से सी 1 एज इट इज, 1 को 4 में ऐड कर दो, नीचे 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगा 1 एज इट इज, 1 ऊपर वाला नीचे में ऐड कर दो तो दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो गया 1/6। अब देखो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी निकाल लिया। अब यहाँ पर रख रिप्लेस कर दो, हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो इट विल बी 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, वन ट्वेंटी हो जाएगा। थ्री को 120 से डिवाइड करोगे 40, 30, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना 24, 20, 50, 90, 114/120। ठीक है, ये हो जाएगा 114/120। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 है, 2 dice are thrown together. What is the probability that the sum of the numbers on the two faces is neither divisible by 3 nor by 4? अब देखो ये है इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, अभी तक हमने इस टाइप का नहीं करा। क्या बोला है कि हमने 2 डाइस को थ्रो करा। ठीक है, तो हम पहले सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस द सैंपल स्पेस इज गिवन एज फॉलोज। और वो आप कर लेना, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं 36। ठीक है, 36 होता है। तो प्रॉब्लम में है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, कि 2 डाइस को हमने साथ में थ्रो करा।
what is the probability that the sum of the numbers on the two faces is neither divisible by 3 nor by 4? अब देखो, इसको आप ना सिंपली भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। देखो, मुझे बेसिकली सैंपल स्पेस लिखना ही पड़ेगा क्लैरिटी लाने के लिए, वरना क्लैरिटी आएगी नहीं फिर, इसलिए आई हैव टू राइट इस केस में स्पेशली, क्योंकि ये थोड़ा नया टाइप का प्रॉब्लम है, इसलिए सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा मुझे। तो इट विल बी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। हमसे पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ वो सारे नंबर्स की जो कि जिनका सम ना तो 3 से डिविजिबल हो ना तो 4 से डिविजिबल हो। अब आपको पता है कि 3 वाले सम ये हो गए और 4 वाले सम ये हो गए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, जहां पर 3 आया वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, उतने ही नंबर्स होंगे जो कि जिनका सम 3 और आओ। आपको पता है कि अब देखो, इसमें टोटल सम जो होता है वो 2 से लेकर 12 तक होता है। ठीक है, 2 से 12 तक होता है। अब 3 वाले कितने नंबर हैं जिनके 3 डिविजिबल होंगे? तो 12/3। अच्छा, प्रॉपर वे में करते हैं यार, एक्सप्लेनेशन चलते रहेगी। पहले 2 इवेंट कंसीडर करते हैं, हम इसका काउंटर लेकर चलेंगे। कंसीडर ए गेटिंग ए टू बी the sum of numbers is divisible by 3 and b the sum of number is divisible by 4। ठीक है, ये हमने 2 इवेंट कंसिडर करा। अगर हमने ये 2 इवेंट कंसिडर करा है तो हमें निकालना क्या? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान में, क्वेश्चन में क्या बोला है, find the probability that the sum of the numbers on the two faces is neither, मतलब नाइदर है, ना तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना तो 4 से होना चाहिए, तो दोनों केसेस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉर आ गया, नॉर है मतलब इंटरसेक्शन है। ठीक है, नाइदर के लिए ए और बी दोनों पर आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पता चल गया ये। अच्छा, इसके लिए बाय डी मॉर्गन्स लॉ इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है और होल पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो साइन चेंज हो जाता है, यही कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो बस बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमें ये फाइंड करना था, यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3 चीजें निकालनी पड़ती है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो मतलब हमें ये चीज फाइंड आउट करने के लिए 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझो, रटो मत, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके चलते हम ये सब फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है वे सारे नंबर्स, मतलब वे सारे सम्स जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो अब देखो 3 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होंगे, तो अब देखो 12 को 3 से डिवाइड करो, ये हो जाएंगे 4, तो 4 होंगे, ठीक है, 4। तो देखो कौन 4 होंगे, एक होगा 3, एक होगा 6, एक होगा 9 और एक होगा 12। तो देखो 12 वाला ये रहा, ठीक है। अब हमें ढूंढने हैं 9 वाले, तो ये हो जाएंगे 11, दिस इज 10 और ये वाला है 9, ध्यान से करना, दिस इज 9। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यही। बाकी आप लिखना चाहो लिख लो। तो देखो फिर 9 हो गए, 6 वाले, 6 वाले कहाँ गए, ये हैं 6 वाले, दिस इज द 6 वाले, ठीक है। तो 3 वाला काउंट करो, 6 वाला, 9 वाला और 12 वाला। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 5, तो 2 और 5 7, 7 और 4 11 और 11 और 1 टोटल हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/36। तो क्या हो गई 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वे सारे नंबर जो कि 4 से डिविजिबल। तो पहले पता करते हैं, लेट मी चेंज द पेन। तो पता करने के लिए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे 3 नंबर्स होंगे 1 से 12 के बीच में, सॉरी 2 से 12 के बीच में, जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। वो और कुछ नहीं बल्कि 4, 8 और 12 होंगे, ठीक है। 4, 8 और 12 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12, ठीक है। अब 8 वाले, 8 वाले, हाँ ये रहे 8 वाले, ठीक है, दिस इज 8 वाले और ये रहा 4 वाले। काउंट आउट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 9/36, 9/36। तो इट विल बी 1/4, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो इसने क्या कहा था कि ना तो 3 चाहिए ना तो 4 से, मतलब ऐसा हमें पेयर नहीं चुनना है जिनका सम जो कि 3 और 4 से डिविजिबल हो। तो आप कौन से वाले हटा देते, अब देखो ये वाले हटा देते, काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16/36 प्रोबेबिलिटी हो जाता। 16/36 कितना होता है, लेट मी चेक, इट विल बी 8/18 4/9, बिल्कुल सही है, देखो आ गया ना। तो ऐसे भी कर सकते थे, इतना लंबा चौड़ा नहीं करते, बट क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन थ्योरम अप्लाई करना इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कि 3 से भी डिविजिबल हो, जो कि 4 से भी डिविजिबल हो। तो हम क्या देखते हैं उनका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, जो कि दिख रहा है यहाँ पर ऑलरेडी। देखो इसको करने से थोड़ा यही बात कि आपको इसको लिखने में ज़्यादा वक्त नहीं जाता। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो हो सकता है अगर आप जल्दबाजी में लिखो तो इट विल टेक लेस देन 30 सेकेंड। अब उसके बाद जो ये टाइम सेव कर जाएगा ना वो बेनिफिशियल होगा। अब देखो एक ही है, ऑब्वियस सी बात यहाँ पे दिख रहा था। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला, बट अब वो एग्जाम में थोड़ा निकालोगे, अब दिख रहा है कि एक ही कॉमन है, एक बार ले एक बार ब्लू, तो इट विल बी 1/36। तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ
से ये हो जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ. अब दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड बराबर दिस इज दिस. ये किससे? बाय एडिशन थ्योरम, बाय एडिशन थ्योरम. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, it will be 12 by 36, it is 9 by 36 and it is 1 by 36. ठीक है, तो it will be 1 minus, अब देखो it will be 8 by 36, 9 minus 1 8, और it will be 20 by 36, तो it will be 16 by 36. ठीक है, 16 by 36 कैंसिल करोगे 9 by 4 आ रहा है, 4 by 9 सॉरी 4 by, देखो 4 by 9 आ गया ना सी. ठीक है, तो ये हो गया और बाकी मैंने एक जो तरीका था वो बता ही दिया. तो आज यहीं तक करते हैं, थोड़ा टाइम लग गया. आप देख लो एक बार, फिर कल नेक्स्ट हम बाद में करते हैं. देख लो. आई होप समझ आया होगा.